ज़ेरा कंपनी में बंद, दोनों हाथों में चेहरा छुपाए, यकबस्ता फर्श पर दुधानो बैठी थी। उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। पिछले 2 माह से वो जिस लम्हे से डर रही थी वही सर पर आन पहुंचा था। लाउंज में उसकी आवाज़ गूंज रही थी और अंदर ज़ोरा जमाल का दिल पत्ते की तरह नलस रहा था। उसकी आंखों के सामने माँ का बेयकीन चेहरा घूम रहा था। फरहान की सवालिया आंखें उसे खुद पर जमी महसूस हो रही थी। मुमानी की अनदेखी तिखी नजरें उसे अपने जिस्म के आर पार महसूस हो रही थी। उसके बस में होता तो बाहर मौजूद हर शख्स का चेहरा नोच लेती, जिसने उसे बेपर्दा कर दिया था, बेइज्जत कर दिया था। माशरे में उसके वजूद को मस करने, उसे अंधी और गहरी खाई में धक्का देने के लिए वो आन पहुंचा था। उसके जिस्म में एक सनसनी दौड़ रही थी। फिर से अपने कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ज़ोरा जमाल ने आने वाले वक्त के खौफ से आंखें बंद कर ली थी। तभी कानों के पर्दों को चीरती हुई उसे उसकी आवाज़ सुनाई दी। मैं अपनी बीवी को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। भारी कदमों की आवाज़ कमरे के दरवाजे पर आकर खामोश हो गई थी और फिर धार से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद उसकी नज़र एक कोने में घुटरी बनी बैठी ज़ोरा पर रुक गई थी। वो छोटे छोटे कदम लेता उसके पास मौजूद चेयर पर टिक गया। वो ज़ोरा जमाल, अपना सामान पैक कर लिया है तुमने? मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही कॉल करके बता दिया था कि चलने की तैयारी मुकम्मल कर लो। उसकी बात पर उसने एक झटके से सर ऊपर उठाया और उंगली उठाकर उसे वार्न करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसकी उंगली हातिम खान की 2 उंगलियों के दरमियान में थी। उसके बाद एक झटके से वो नाजुक सी उंगली टूट भी सकती थी। इसने उस पर दबाव डाला तो ज़ोरा जमाल के मुंह से एक सस्की सी बरामद हुई, जिस पर वो नरम पड़ गया और गिफ्ट ढीली कर दी। ज़ोरा जमाल, मेरे साथ चल रही हो तो ये भूल जाओ कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी की कोई मुकर्रर थी या फिर अपनी यूनि के मैगजीन की एडिटर हो। तुम हातिम खान की बीवी हो। मुझे औरत को ऊंची आवाज़ में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। औरत 4 दीवारी के अंदर रहकर जो करना चाहे कर सकती है, लेकिन 4 दीवारी के तकद्दुस को पार करने की कोशिश अब कभी नहीं करना। ज़ोरा ने इसकी ढीली पड़ती गिरफ्त देखकर झटके से अपना हाथ छुड़ाया और खड़ी हो गई। मेरी इज्जत को रोककर तुम्हें याद आया कि औरत की इज्जत 4 दीवारी में? तब क्यों नहीं तुम्हें पता चला जब धोखे से यूनिवर्सिटी से लेकर गए थे मुझे? क्या तब नहीं जानती थी कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ? जानता था, इसीलिए लेकर गया था। उसके बाद पर ज़ोरा जमाल ने जांची नज़रों से उसे देखा। उसके देखने पर हातिम खान ने अपनी आंखें उसकी गिरी आंखों पर टिका दी, जिस पर ज़ोरा जमाल ने घबराकर नजरें नीचे कर ली थी। तुम क्या जानोगी हातिम खान की मोहब्बत को? तुम तो मेरी रूह में बसी हो। उसकी बात पर ज़ोरा जमाल ने सर झटका था। जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उन्हें रुस्वा नहीं करते हातिम खान, मोहब्बत में रुस्वा नहीं करते। उसके बाद पर उसने एक जोरदार कहका लगाया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो ज़ोरा जमाल, मोहब्बत में रुस्वा नहीं करते, लेकिन क्या करूँ, इस दिल में मोहब्बत की आग के साथ साथ एक और आग भी जल रही है, इंतकाम की आग। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ कोई और जज्बा लामायना होता है, क्योंकि मोहब्बत या तो होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती। तुम अपना इंतकाम लो हातिम खान, मैं तो बस अपनी मौत आप मर चुकी हूँ। अब तो बस एक जिंदा लाश है जो तुम्हारे साथ घिसट रही है। मुझे तो तुम्हारे धोखे ने ही मार दिया है। उसके बाद पर हातिम खान के दिल में एक दर्द उठा था। अपना सामान लो और बाहर आओ। हातिम खान, क्या तुम मुझे किसी और रास्ते से इस घर से नहीं लेकर जा सकते? ज़ोरा की बात पर इसके भाई की तरफ जाते कदम थम गए। उससे मुड़कर उसके चेहरे पर कुछ तलाश न चाहा और वो कामयाब भी रहा। नहीं, वो बहस बन गया। वो फरहान की नज़रों से बचना चाहती थी, लेकिन ये जालिम शख्स जिसने पहले से इसकी मोहब्बत छीनी और अभी से इस मोहब्बत के सामने रुस्वा भी कर रहा था, इसे इस शख्स से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। इसके गहरे ब्राउन आंखें अभी भी ज़ोरा जमाल के चेहरे पर जमी थी। इसने आगे बढ़कर इसका बैग उठाया और ताक से उसका हाथ थामकर आगे बढ़ गया। ज़ोरा ने हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसकी गिरफ्त सख्त थी। बाहर आकर उसने सब पर एक नज़र दौड़ाई और उसका हाथ थामे बाहर के दरवाजे की तरफ मुड़ गया। ज़ोरा ने भूल कभी किसी की तरफ नहीं देखा था। बाहर आकर ब्लैक की फ्रंट सीट पर उसे बैठकर ठाकी आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करते हुए ड्राइंग सीट की तरफ बढ़ गया। उसकी गाड़ी आगे बढ़ते उसके पीछे खड़ी गाड़ी के 2 गार्ड्स की जीभें भी हरकत में आईं। हातिम खान, वल्द रमीद हाकिम अली खान का पोता, पाकिस्तान की सियासत का उभरता हुआ सितारा, अपने खानदान का वाहिद चश्मो चिराग, नाजो नम से पला, कुछ बिगड़ा हुआ ऑक्सफोर्ड सियासत की डिग्री लेकर लौटा था। थोड़ा मगरूर, लड़कियों से दूर भागने वाला, सियासत के तमाम दाव पे जाने वाला, अपने मुखालिफिन का सिर को चलने वाला, ये सारी खुसूसियात अपने दादा से उसे वारसत में मिली थी। गाड़ी में उभर रही थी उसकी सूसू की आवाज़ पर हातिम ने झुलाकर उसकी तरफ देखा। स्टॉप इट यार, तुम अपनी सूसू बंद करो। ज़ोरा ने एक शिकायती नज़र अपने बराबर बैठे शख्स पर डाली और रुख मोड़कर दूसरी तरफ बाहर देखने लगी, लेकिन आंखों तक के अतर से उसके चेहरे को भिगो रहे थे। मुझे ना ये रोती धोती औरतें बिल्कुल ज़ाहिर रखती हैं, खुद को मजलूम ज़ाहिर करके लोगों की जो हमदर्दियाँ बटोरती हैं। उसके बाद पर उसकी आंखों में ही बर्फ़ हुए थे। वो कोई सख्त जवाब देना चाहती थी जब हातिम ने दोबारा बोलना शुरू किया। तुम औरतों की कौन सी इकसाम से ताल्लुक़ रखती हो? इसके बाद में ज़ोरा ने चंपे से उसे देखा। क्या मतलब मेरी मम्मा आज़ाद परिंदा और मेरी दादी मोहब्बत का फेंकर और मेरी फुप्पो शिकायत का पटारा, और तो मुझे लगता है तंज करने में माहिर होगी। फिर ने थोड़ी देर का वक्फा लिया, सर से पैदा उसे गौर से देखा। ज़ोरा जमाल ने सवालिया नज़रें उस पर जमा दी थी। वो रोना धोना भूल चुकी थी। फिर क्या?
हादिम ने उसे चुप कराने की अपनी इस कोशिश में कामयाब रहा था। या फिर वफा का पेकर अपने बारे में क्या ख्याल है हाजिम खान? मैं इंतकाम में मोहब्बत पर यकीन रखता हूँ, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बीवी हो, महबूबा हो या फिर माही क्यों ना हो। आखिर में उसका लहजा सर्द हो गया था। मुझे तो तुम्हें खामोश समंदर लग रहे हो जिसमें खामोश तूफान छुपाए, और जब इस तूफान में सुनामी आता है ना तो सब कुछ भाग कर ले जाता है। उसकी बात पर हाजिम खान की मुस्कुराहट से मर गई थी और उसने गाड़ी की रफ्तार हद से सवा कर दी थी। सारे रास्ते जाते सोते ही गुजरा रहते दोनों के दरमियान में कोई बातचीत हुई। जोरा को रेड़े कर अपनी माँ की याद आ रही थी जो हाजिम खान की आमद के बारे में सुनकर दौड़ी चली आई थी, और इसे सख्त नाराजगी दिखाने के बाद अपनी माँ को देखकर उसे हौसला होता उसके करीब नहीं आई थी। बस शर्म भरी नजरों से उसे देखती रही। इनका कहना था कि जोरा तुम एक जन्नत में जा रही हो, मेरी दुआ है कि तुम्हारे रास्ते में तुम्हारी माँ की तरह कांटे ना आए। कमरे से जाने से पहले उन्होंने आगे बढ़कर उसकी पेचानी चूमी और रोते मुंह पर हाथ रखकर बाहर निकल गई थी। अचानक झटका लगने से अपने ख्यालों से बाहर आई तो गाड़ी झटके खाती हुई आगे बढ़ रही थी। मेन रोड कहीं दूर रह गई थी। अफसला पहाड़ों को चीरकर एक रोड बनाई गई थी। वो जोरदार हिचकोले खाते हुए गाड़ी आगे बढ़ने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? जोरा के जवाब पर हाजिम ने गाइड मांगी थी, उसकी तरफ देखा और उसके सवाल को समझने की कोशिश करने लगा था। हवेली जा रहे हैं हम लोग। आपके इलाके का नाम क्या है? बताया बेकर। जोरा ने होंठ भींच लिया और मजीद कोई सवाल नहीं किया। रात गहरी हो चली थी। दूर कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। सारे रास्ते में किसी दूसरी गाड़ी ने इन्हें क्रॉस नहीं किया था। जोरा को अजीब खौफ महसूस हुआ। वो जहरीला धुआं पड़ने लगी। वो कभी घर से इतनी दूर नहीं गई थी और अब एकदम से एक इंतहाई बेगौर इलाके की तरफ चल दी थी। उसका दिल किसी पत्ते की तरह लरस रहा था, लेकिन बज़ाहिर वो बहादुर बनी थी। वो इस शख्स के सामने खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी। जल्दी गाड़ी एक आलीशान हवेली के आईनी गेट के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी गेट के अंदर 10 मिनट की ड्राइव के बाद गाड़ी झटके से रुकी थी। सिर ब्लेड निकालकर हाजिम ने जोरा को गाड़ी से उतरने को कहा और खुद भी गाड़ी से उतर गया। वो एक आईनी दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। उसके मौज में वो भी आगे बढ़ी थी। ये एक बहुत बड़ा हॉल था जिसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। एक साइड से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थी। हाजिम के अंदर दाखिल होते ही एक साइड से एक मुलाजिम निकल कर आया। उसके पास मोहतरम अंदाज में सलाम किया। हाजिम खान ने सिर सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। सामने बने कमरों में से एक की तरफ बढ़ गया। वो भी उसके पीछे ही अंदर दाखिल हुई। ये एक बहुत बड़ा कमरा था। दरवाजे के सामने बेड मौजूद था जिस पर एक नूरानी चेहरे वाली एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जबकि इनके करीब एक दरमियानी औरत की बैठी थी। हाजिम अंदर दाखिल हुई। तेजी से बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ा और सलाम करके उनके गले लग गया था। वो औरत उसके एक नकुच को चूम रही थी, जबकि दूसरी खातून की चुपती नजरें दरवाजे में इंतजार जोरा पर जमी थी। हाजिम इनसे अलग होकर इशारे से जोरा को पाक बनाने लगा और बूढ़ी औरत के गिर्द बाजू फैलाकर बोला, दादो पहचानिए जरा ये कौन है? उसने अपनी ऐनक सही करते हुए गौर से जोरा को देखा, फिर डिपडुपाई आंखों से हाजिम को देखकर अटक कर उसका नाम लिया, जोहरा। वो हाजिम ने साबत में सर हिलाया, जबकि मौजूद खातून ने चौकर जोरा का तकाबली जायजा लिया। गहरे कलर के सादा से सूट पर बड़ी सी चादर ली जिससे उसने अपना आधा चेहरा भी छुपा रखा था। उसे देखकर कुछ सोच कर वो मुतमईन हो गई थी। दूसरी तरफ जोरा जमाल अपने नाम सुनकर हैरान हुई। दादू ने उसके लिए अपनी बाहें फैला दी। वो भी थोड़ा झिझककर उनकी बाहों में समा गई थी। उनके गले लगकर उसने आंखें मूंद ली। उससे उन्हें जाने पिछाने से खुशबू आ रही थी। उसने आंखें खोली तो नजरें उनके साथ बैठे हाजिम पर पड़ी जो आंखों में एक जहां समा उसे देख रहा था। जोरा के देखने पर उसने आंखें फेर ली। जोरा को दादू ने अपने करीब ही बिठा लिया। उसे झुकाकर उनके करीब भी टिक गई थी। लड़की, तुम्हें माँ ने ये नहीं सिखाया कि आसपास मौजूद दूसरों से भी सलाम दुआ कर लेते? उनकी बात पर उसने सर पटाकर जल्दी से सलाम किया, जिसके जवाब पर उन्होंने नौजत से सर झटका जवाब दिया था। फुप्पो रानिया किधर है? हाजिम के सवाल पर रोखी लुटी। मेरा साथ ही आई हुई है, वो अम्मा जी के लिए सूप बनाने किचन तक गई है। तभी दरवाजे से एक बहुत ही खूबसूरत नफीसी लड़की दाखिल हुई। हाजिम को देखकर उसका चेहरा खिल उठा था। वो सूप की ट्रे टेबल पर रखकर हाजिम की तरफ बढ़ी। अरे हाजिम, आप कब आए? जोरा को देखकर बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। मैं भी आया हूँ, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ये कौन है? ये जोरा है। जोरा, ये रानिया सानिया फुप्पो की बेटी। जोरा का नाम सुनकर उसके चेहरे पर एक साया सा आकर लहरा गया था। जोरा ने उसे सलाम किया तो उसने मुतासिर उसका जवाब दिया और हाजिम से खाने को ताल्लुक पूछने लगी। नहीं यार, कुछ भी नहीं खाया। जोरा मुलाजिम से कहकर खाना तो लगवा दो। वो दोनों बातें करते हुए बाहर निकल गए। जोरा दादी की तरफ मुड़ गई जो उसे उसकी माँ के मुतालिक पूछ रही थी, जबकि वो उनके पूछने पर हैरान थी। बोला, वो उसकी माँ को कैसे जानती हैं? जी ठीक है। तुम्हारे अलावा और कितने बच्चे हैं बेटा? जी 2 बेटियां और हैं। अच्छा, तुम इसके साथ रहती थी? जी नहीं, मैं मामू के घर रहती हूँ। तभी रानिया से खाने के लिए बुलाने आ गई थी। इसे बिल्कुल भी भूख महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन वो फुप्पो सोबे की नजरों से बचना चाहती थी, इसलिए इसके पीछे चल रही। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सामने ही वो उसके इंतजार में बैठा होता। उसके बैठने पर उसने पहले उसकी प्लेट में खाना निकाला, फिर अपनी प्लेट में। रानिया एक्सक्यूज करते हुए वहाँ से उड़ गई थी। खाना खामोशी से खा गया। तभी एक मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। साहब, वो लालनीन पूछ रहा है बीवी का सामान कहाँ रखना है? ऊपर मेरे कमरे में। उसके जवाब पर जोरा को पानी पीते जोर का अच्छू लगा था। हाजिम ने एक नज़र जोरा पर डाली और नाजमा को जाने का कहकर वापस अपनी प्लेट पर झुक गया। जोरा का खाने से जी उठ गया था। खाना खत्म करके नैपकिन से हाथ साफ करके दोनों बाजू टेबल पर टिकाकर जोरा की तरफ अपना
बोलो क्या कहना चाहती हो। जो इससे बात करने के लिए अल्फाज ढूंढ रही थी उसके सवाल पर हैरान रह गई। वो मैं उसने धूप निकला, मेरा सामान दादू के कमरे में रखवा दी, मैं उनके साथ रह लूँगी। और कुछ तेरी से अगला सवाल है, शादी मुझसे की है या दादू से। हर बीवी शादी के बाद अपने शौहर के साथ ही कमरा शेयर करती है। आगे तुम खुद समझदार हो, मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी बात करके मुकम्मल करके अंदर चला गया। थोड़ा खाना खाने के बाद ससा में वहीं बैठी रह गई। मुलाजिम बतौर उठाने आई तो वो भी बाहर निकल आई। बाहर आकर उसे समझ नहीं है कि वो कौन से वाले कमरे में जाए। तभी एक दरवाजे से सोबिया ऊपर और रानिया बाहर निकली तो जोरा को सामने देखकर रानिया उसकी तरफ बढ़ी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। नहीं बस ऐसे ही। अच्छा तो मेरे साथ आ जाओ मेरे कमरे में। उसके बाद वो जोरा ने गनी बजाना उसके साथ अंदर की जानी कदम बढ़ा दिया। तभी दादू के कमरे से हाजिम बाहर निकला था। उसे देखकर वो ठिठक कर रुके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आया रुके या आगे बढ़ जाए। जोरा आ जाओ, रानिया की पुकार पर उसकी तरफ बढ़ी। तभी वो बोल उठा, अरे रानिया ये तुम मेरी बीवी को लेकर कहाँ जा रही हो भाई। हाजिम की बात पर रानिया की रंगत मुतगैर हुई थी। मैं इसे अपने कमरे में सोने की ऑफर कर रही थी। क्यों, ये तुम्हारे कमरे में क्यों जाएगी। ये इसके शौहर का घर है और गालिबन मेरा कमरा भी मौजूद है इस घर में। हाजिम की बात पर सीढ़ियों से ऊपर जाती फूफो तेजी से मुड़ी थी। हाजिम तुम दोनों की भी रुखसत ही नहीं हुई है। फूफो मैं आज से इसकी माँ से रुखसत करवा कर ही लाया हूँ। इसकी बात पर तिलमिला गई। हाजिम मेरा मतलब है आगा जान को पहले बता दो वरना कि तुम इसे लेकर आए हो। वो मैं आगा जान के खुमपरीस को लेकर आऊँ। देखो हाजिम ऐसे अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, लोग कहेंगे कि हाजिम खान की रातों रात बीवी भी हो गई और बेटा वलीमा हो जाए, फिर तुम इसे तुम्हारे कमरे में शिट कर दिया जाएगा। वो लोग क्या कहेंगे इसकी तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। दूसरी बात वलीमे वाली ठीक है, वलीमे के बाद मैं इसे अपने कमरे से बेदखल थोड़ी ही कर दूंगा। अब वो उसकी बातों से दर्ज हो गई थी और वो से आगे बढ़ गई। रानी भी इन दोनों की बहस को खत्म होते देखकर आगे बढ़ गई, जबकि जोरा किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी रही। हाजिम ने उसके झुके सर पर एक नजर डाली और उसका हाथ थाम कर सीढ़ियों की तरफ ले बढ़ गया। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ी रानिया ने यह मंजर देखकर तरफ से आंखें मीच ली थी। कमरे में दाखिल होती है हाजिम ने उसका हाथ छोड़ दिया। वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वो वॉशरूम में घुस गया था। जोरा की नजर कोने में पड़ी, अपनी बैग पर पड़ी तो उसने आगे बढ़कर बैग में से एक सादा सा सूट निकाला और ड्रेसिंग रूम में चली गई। वो चेंज करके लौटी तो तौली से अपने बाल खुशक करता हुआ वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। वार्डरोब में काफी देर सब कुछ इधर उधर करने के बाद वो जोरा की तरफ मुड़ा। जोरा ये वाली साइड मैंने तुम्हारे लिए खाली कर दी, तुम अपने कपड़े यहाँ रख लेना। उसके बाद पर उसने असावत में सर हिलाया था और बेड के किनारे पर टिक गई। बेड की दूसरी साइड पर बैठे हुए हाजिम ने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। जोरा ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो हाजिम ने पैकेट उसके करीबी बेड पर रख दिया। ये पहन लेना, सुबह तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा। इसकी कोई बात का जवाब ना पाकर वो ब्लैंकेट अपने ऊपर डालकर लेट गया। जोरा ने दोनों बाजू घुटनों पर रखकर सर गिरा लिया था। वो जानता था वो रो रही है, इसे इसके रोने से तकलीफ भी हो रही थी। सारी रात वो रोती रही थी तो वो भी नहीं सो सकता। नमाज के वक्त जाकर कहीं वो सोई तो हाजिम ने उसकी तरफ करवट ली और ब्लैंकेट डालकर खुद भी सो गया। वो अपनी यूनिवर्सिटी की सबसे काबिल स्टूडेंट थी। वो बाय में मुलव्विस सर पर स्कार्फ बांधे रखती तो वो यूनी की डिबेटिंग सोसाइटी की हेड थी। यूनी के मैगजीन की एडिटर भी थी। यूनी के लड़के लड़कियां सब उसके दीवाने थे। उसे सराहा जाता था, जहाँ वो जाती थी उसकी शक्ति इच्छा जाती थी। और फिर तबीयत खराबी के बाद वो कुछ दिन यूनी नहीं जा सकी। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद वो यूनी पूछी तो बहुत कुछ बदल चुका था। उनकी यूनिवर्सिटी में एक नया प्रोफेसर आया था जिसके बारे में पता चला था कि वो इस यूनी का ऑनर भी और अपने शौक की तकमील के लिए कुछ अरसे के लिए यहाँ क्लासेस लेने आया था। उसने आते ही पहले दिन ही सबसे पहले डिबेटिंग सोसाइटी की हेड मिस रोहिना फरहान को बनाया, जो कि जोरा की सबसे बड़ी हरीफ थी। जबकि मैगजीन की एडिटर की सीट पर जोरा हाल मौजूद थी। जोरा को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रोहिना फरहान अपनी इस पोजीशन पर बहुत ज़्यादा खुश थी। जोरा का सामना अभी अपने नए प्रोफेसर से नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सिटी की हर लड़की उसकी दीवानी हो चुकी थी। आज का दिन जोरा के लिए बहुत हंगामा का साबित हुआ था। एक तो सुबह सुबह उसकी आँख लेट खुली, वे नाश्ता बनाते पराठा जल गया और मामी की बहुत सारी बातें सुनने के बाद वो नाश्ता किए बगैर ही यूनी चली आई थी। इतफाक से आज उसकी पहली क्लास भी प्रोफेसर हाजिम खान की थी। जोरा सिर्फ 5 मिनट लेट थी, लेकिन इस शख्स ने इसे क्लास में दाखिल ही नहीं होने दिया। वो भी पाँव पटकती चली आई। बाहर आकर ग्राउंड के कदरे खामोश गोशे में किताबें फेंक कर बैठ गई थी। वो अपने नोटिस और किताबें लेकर वहीं बैठ गई, कलम मुंह में दबाए। वो अपनी सोचों में गुम थी। जब इसे भूख महसूस हुई, इसे याद आया कि वो आज घर से भूखे पेट निकली थी। उठकर कैंटीन की तरफ चल दी। चाट और गोलगप्पे की ट्रे लेकर वो जूही मुड़ी थी, तभी फाला निकलकर उसके सामने आया था। जोरा ने उसे तिखी नजरों से देखा। क्या है वो, तुमने नाश्ता नहीं किया था ना, तो मैंने सोचा तुम्हारे लंच की पेमेंट मैं कर देता हूँ। किस खुशी में, बस ऐसे ही। वो उसके दोस्तों का अंदाज पर कोई जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। वो कंधे उचकाकर खामोश हो गया था। इस ट्रे की तरफ हाथ बढ़ाए थे। लाओ मैं पकड़ लूँ। जोरा ने अब की बार शुक्रिया, मैं अपना काम खुद करने के आदी हूँ उससे जवाब दिया। मैं जानता हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ चलना चाहता था। तबलीग पिला से सभी आ जा रहे, मेरे आगे पीछे बराबर में तुम भी चल लो। उसने बेनियादी से कंधे उचकाए। फाना ने झुंझलाकर उसे जाते देखा। वो एक बहुत ही पुरतमान लड़की थी। वो फाना से पूरे 2 साल बड़ी थी। यूनी में वो इसका जूनियर था। वो जानती थी वो इसके लिए अच्छे जज्बा रखता है, लेकिन वो इसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहती थी। वो मामू के घर में अपनी हैसियत भी जानती थी और अपनी हदूद भी। घर में वो मामानी के डर से कम ही बात करता था, लेकिन वो यूनी में गाय बगाए इसके आगे पीछे घूमता रहता था।
तभी से अपने ऊपर किसी की चुभती हुई नजर महसूस हुई। इसने सर उठाकर देखा तो हाजिम खान लेक्चर देते तेज नसों से उसे घूर रहा था। वो सिर टपटाकर अपनी नोटबुक पर झुक गई। क्लास के बाद हाजिम खान ने उसे अपने ऑफिस में तलब किया था। वो बहुत एहतमाम से उसके पीछे चल दी। वो अपने ऑफिस में जाकर लोग अपने चेयर पर संभाली और पेन को दो उंगलियों में घुमाते हुए ज़रा जमाल पर नजर जमा दी। इस शख्स की नजरों से अपना एतमाद जाता महसूस हो रहा था। तभी उसने टेबल पर इस हफ्ते का मैगजीन फेंका था। मिस ज़ोरा जमाल, इस मैगजीन में आपका कॉलम शो है कि आप बताना पसंद कर देंगे ये क्या लिखा है आपने। उसने आगे बढ़कर वो मैगजीन उठा और ज़ाती सफ़ा खोला जिसमें सबसे पहले कॉलम उसी का था। लेकिन जो वो कॉलम पढ़ती जा रही थी तदब की तारीख इनवान की रंगत मुतग़य्यर होती जा रही थी। सर ये कॉलम तो मेरा ही, मैंने ही इसी इनवान पर लिखा था, लेकिन इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ना वो मैंने नहीं लिखा। मैं आपको बेवकूफ़ लग रहा हूँ मिस ज़ोरा जमाल? आप अब मज़ीद इस मैगजीन के लिए काम नहीं कर सकती हैं। ज़ोरा ने कुछ कहने के लिए लबवा किए, लेकिन इससे पहले वो बोल उठा, अब आप जा सकती हैं। वो अपना बैग संभालते हुए बाहर निकल आए। दूसरी तरफ हातिम खान किसी गहरी सोच में गुम दरवाजे पर नजर जमाए बैठा था। तभी इसके मोबाइल पर हाकिम अली खान की कॉल आई थी। अस्सलाम वालेकुम आका जान। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो हातिम? ठीक हूँ। कब वापस आ रहे हो? जल्द ही, 10-15 दिनों तक लौट आऊँगा आका जान। हातिम इसे साथ लेकर आना। आका जान आपसे किए गए वादे को निभाने के लिए ही यहाँ आया हूँ, आप बेफिक्र रहिए। इनकी कॉल बंद करके इसने एक और नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कॉल पे करने के बाद इसने अपना तारुफ करवाया, मैं हातिम खान बात कर रहा हूँ, हाकिम अली खान का पोता। कैसी हैं आप? दूसरी तरफ उसकी बात सुनकर खामोशी छा गई थी। चच्ची मैं अपनी इमानत लेने आया हूँ। मैं अब तुम्हारी चच्ची नहीं हूँ। ओके सॉरी, लेकिन मैं अपनी इमानत लेने आया हूँ, मुझे इसका जवाब चाहिए। आप बता दें मैं कब तक आ जाऊँ? हातिम खान उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो, ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो मेरी मंग नहीं मेरी मनों का है, और मैं हातिम खान अगले 10 दिनों में उसे यहाँ से ले जाऊँगा। हातिम देखो गौर से मेरी बात सुनो, मैं उसकी शादी अपने भतीजे से करना चाहती हूँ और वो भी ऐसा चाहती है। उनकी आखिरी बातों उसने मुट्ठियाँ भींच ली और उसने गुस्से में मोबाइल सामने वापस दे मारा था। तुम मेरी निगाह में होते हो किसी और के ख्वाब कैसे देख सकती हो? मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। उसके दिमाग की रगें तन गई थी, उसका चार खून बुलंद हुआ था। वो शीशे के पार बेंच पर बैठी जोरा को चुपती हुई नजरों से देख रहा था। तभी उसे फारहान उसके बराबर बैठता दिखाई दिया। जोरा ने अपनी गोद में रखी किताब बेदारी से बंद कर सवालिया नजरों से फारहान की जानिब देखा, जो आंखों में एक जहां समय उसे देख रहा था। हाजिम की आंखों से उसकी आंखों में जज्बे छुपे नहीं रह सके थे। दरवाजा इतनी जोर से बजाया जा रहा था कि उसे लगा जोरदार के दाब ना लाकर नीचे आन गिरेगा। वो तेजी से उठी और दोपहर से उलझती दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खोलने पर सामने मुमानी जान को तीखी अंदाज में खड़ा पाया था। कितनी सूझ इंसान हो तुम ज़ोहरा, नीचे कब से लोग तैयार बैठे हैं, तुम घोड़े गधे बेच कर सो रही हो, जल्दी से नीचे आकर नाश्ता बनाओ। अदालत ने वो खफगी से बोली थी कि क्या मतलब, मैं तो यूं नहीं जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है मेरा। वो अकल आकर बोली क्योंकि मुमानी का हतमी अंदाज इसके अंदर घंटियाँ बजा रहा था। रहने दो तुम्हारे टेस्ट, वो तो होते ही रहते हो, तुमको तो कोई नालायक स्टूडेंट हो जो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब जल्दी से नीचे आ जाओ, सवाल करके कितना टाइम वेस्ट कर दिया तुमने। मुमानी की तेज काम से भी ज़्यादा तेज रफ्तारी से चलती है, ज़ुबान जब चल रही तो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। बाला दिले खस्ता वो नीचे आए, तेजी से किचन में घुस गई। तेज हाथ चलाने के बाद वो यूनी में अच्छी खासी लेट हो चुकी थी और फिर ऊपर से फारहान भी निकल गया था। वो पैदल ही पॉइंट की तरफ चल दी, तेज कदम उठाती चल रही थी। जब उसके करीब एक गाड़ी आकर रुकी और उसका नाम पुकारा गया, वो हैरत से पलटी और सामने खड़ी शख्सियत को देखकर रुक गई थी। आओ, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने इनकार के लिए सर हिलाया, फिर कुछ सोचकर गाड़ी में बैठ गई। वो अपनी फाइल पर झुकी अपनी असाइनमेंट पढ़ रही थी कि 10 मिनट के बाद जब उसने नजरें ऊपर उठाई तो सामने अजनबी रास्ते पर गाड़ी को दौड़ते देखकर वो हैरान हुई थी। उसने पलटकर हातिम की तरफ देखा। वो पुरसाती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए नजरें सामने जमाए हुए था। सर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम्हें। गाड़ी रोके, मैंने कहा ना गाड़ी रोके। चिल्लाकर बोली अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी चिल्लाने से तो मैं ये गाड़ी नहीं रोकूंगा। वो हकीकतन कांपने लगी थी। आपको मुझसे दुश्मनी क्या है? दुश्मनी वो कहकर लगाकर हंसा और एक बंगले के अंदर गाड़ी गया। गाड़ी रोककर उसने उसे उतरने के लिए कहा, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। आप मुझे वापस छोड़कर आए। आप किसी इंसान अपनी हवीस की तस्कीन के लिए यूनी में पढ़ाने लग गए और फिर वहाँ से ऐसी लड़कियों को लगा अपना मतलब पूरा करते हैं। मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ ज़ोरा जमाल, और तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाया। फिर वो गाड़ी से निकलकर घूमकर सारी साइड पर आया। उसके चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर इसे घसीटता हुआ अंदर लेकर गया था, जहाँ मौलवी साहब के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। इसे एक कमरे में ले जाकर उसने अपना कोट उतारा और एक साइड पर फेंका था। वो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए विंडो खोलकर उसकी तरफ पुष्ट करके खड़ा हो गया था। ज़ोरा एक कदम से उठी और चील की मानक दूसरा झपटी थी। हातिम ने बर वक्त अपना बचाव किया, उसके दोनों बाजू चकड़ लिए। ज़ोरा ने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। ज़ोरा जमाल, अगर अपनी माँ की खैरियत चाहती हो तो चुपचाप निकाहनामे पर साइन कर दो। हातिम ने मोबाइल में से एडिट किया हुआ एक वॉइस नोट चलाकर उसके सामने रखा। ज़ेरा का चेहरा लटे की माना सफ़ेद हो गया। हातिम खान, ये तुम अच्छा नहीं कर, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को ना जहन्नम बना दूंगी। मेरा वादा है तुमसे, अपने वादे पर कायम रहना ज़ोरा जमाल, और ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी ज़िंदगी जहन्नम बनाता है।
2 घंटे के बाद वो इसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर गया था। ज़ोरा एक ट्रांस की कैफियत में घर पहुंची थी। फिर कई दिन वो अपनी बर्बादी पर मातम करती रही। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि चंद दिनों में ही कौन सी दुश्मनी निकल आई थी जो आजम खान ने इसके साथ ऐसा खेल खेला था। सोचकर उसका दिमाग फटने के करीब हो गया था। मुमानी के ताने तशरीयां एक तरफ थे, फाना तजवीज़ से उसे देखता था जो किसी के बात के जवाब में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। आदिम खान तो अगले 10 दिनों में ही जाकर उसे लेकर आना चाहता था, लेकिन आगा जिनकी तबीयत ख़राब होने के बाद वो मसरूफ़ हो गया था। फिर इस दौरान पूरे 2 माह गुजर गए थे और फिर आगा मिलते हुए सबसे पहले उसके ननिहाल पहुंचा था और फिर वहाँ सानिया बेगम भी पहुंच गई थी। उनका कहना था कि वो अपनी लाडोपली बेटी को जन्नत में नहीं भेजेंगी जहाँ से वो झाड़ छुड़ाकर भागी थी। वो उसके रास्ते में आ गई थी। आदिम खान, तुम ज़ोरा को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, हम कोर्ट में जाएंगे। बचपन की इस शादी को मैं नहीं मानती। ज़ोरा तुम्हारे साथ नहीं लेना चाहती। अगर तुम्हें हिम्मत है तो अदालत में सामना करो, जहाँ मैं ये साबित कर दूंगी कि मेरी बेटी का निकाह बचपन में उसके दादा ने मेरी मर्जी के बगैर करवा दिया था। उनकी बात सुनकर उसने और भेज लिए। ठीक है, आप बचपन की निकाह को तो नहीं मानती, लेकिन अगर आपकी बेटी अपनी मर्जी से निकाह करेगी तो फिर तो आप मान लेंगी ना। क्या मतलब साफ है कि ठीक 2 महीने पहले आपकी बेटी अपनी मर्जी से मुझसे निकाह कर चुकी है और ये रहा उसका सबूत। इसने कोर्ट की जेब से निकाहनामा निकाल कर उनके सामने टेबल पर रख दिया और फिर आगा जो उनकी ख्वाहिश के एहतराम में वो इसे ले आया था हवेली में, जिसकी ऊंची दीवारों में औरतों के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ होता था, जो आज़ादी औरतों के लिए एक कैद खाना है, लेकिन वफाशौर औरतों के लिए एक जन्नत और पुरसुकून मुकाम था। रानी की मोहब्बत की उम्र बस इतनी थी, उसने कीमत का लिखा समझकर कबूल कर लिया था। हाजिम की नाई याद आती थी तो उसे यकीन नहीं आता था कि वो अपनी ज़िंदगी में इस लड़की को ले आया जिससे वो नफरत करता था। कई बार वो अपनी नफरत का इजहार कर चुका था, लेकिन फिर यकायक न जाने उसे क्या हुआ था, वो उसे लेकर आ गया था। वो जवान मामू से बहुत मोहब्बत करता था। उनके आखिरी वक्त में वो उनके पास था। वो मानी और ज़ोरा को याद करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तब से उसके दिल में ज़ोरा उसकी माँ के लिए नफरत बढ़ गई थी। वो उसका बर्मिला इजहार भी करता था। आगे जाने उसे बहुत समझाता, लेकिन वो बज़ाहिर खामोश हो गया था। लेकिन रानिया के सामने वो दिल की बढ़ात निकाल लेता था। वो अपने ख्यालों में गुम बैठी थी जब दब से वो उसके साथ आकर बैठा था। निकरा निकरा फ्रेश सा चेहरा लिए उतर के बालों को जलते जमजमाए व्हाइट कलर की चमड़ा में मुलव्विस, कंधों पर व्हाइट शॉर्ट डाले उसकी छपी निराली थी। रानिया ने अपनी निगाह चुरा ली। वो उसके फ्रेश अंदाज से कुछ और ही समझी थी। वो अभी बहुत मोहब्बत से रानिया से नाश्ते की बाबत पूछ रहा था। तुमने नाश्ता किया है? उसके नफ़ी में सर हिलाने पर उसका हाथ थामते हुए खड़ा हुआ। चलो चलकर नाश्ता करते हैं। रानिया की नज़र बेसाख तक लाल विंडो से नजर आते लॉन की चेयर पर बैठी ज़ोरा पर पड़ी। वो वहाँ पर बेड़े परिंदों पर नजर जमाए बैठी थी। नारंगी रंग के सलवार कमीज पर हमरंग दुपट्टा रखे वो कहीं की शहजादी लग रही थी। इस पर से नजर उठाकर उसने हाजिम की तरफ देखा। वो भी इसे देख चुका था। रानिया को उसके तासुरात सर से लगे। तुम ऐसा करो रानी, मुलाजमा को कहो नाश्ता लगा, मैं भी आता हूँ। उसका हाथ नरमी से छोड़ते बाहर के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। रानिया के दिल में गर्व सा उठ रहा था। वो परिंदों पर नजर जमाए बैठी थी। उस इन पर परिंदों पर अश्क आ रहा था जो कभी एक शाख पर बैठ रहे थे, कभी दूसरी शाख पर। उसने नजर उठाकर अपने सामने देखा। जब उसे अपने चेहरे पर तबीश महसूस हुई तो जहाँ आजिम खान आंखों में सर तासुरा ली उसे ही देख रहा था। क्या कर रही हो यहाँ? धूप सेक रही हूँ। तुम तो मेरी जिंदगी जहन्नम बनाने वाली थी। अभी तक तुम्हारी तरफ से जंग का आगाज नहीं हुआ। अबकी बार ज़ोरा की आंखों में चिंगारियां भरी हुई थी। हाजिम खान, आज से बल्कि अभी से तुम अपनी ज़िंदगी के बुरे दिनों के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपनी जंग का आगाज़ कर चुकी हूँ, तुम्हें खबर भी ना हुई। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। वो इसकी मुस्कुराहट पर हाजिम खान की मुस्कुराहट समझी थी। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ था, जबकि ज़ोरा ने ऐलान के कोने में पड़ी अजली घास पर नजर जमा दी थी, जहाँ से अभी भी हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। वो आगा जान के कमरे के सामने मौजूद था। वो अपनी सवालियाँ नजरें उनके चेहरे पर टिकाए खामोशी से उसे देख रहे थे। आपका ख्याल है कि मैं अपनी खुशी और उसे दिल से लेकर आया हूँ? आगा जान की आंखों में आगे डालकर तो वो बात नहीं कर सकता था, इसलिए उनकी वजह दीवार की तरफ देखते हुए बोला था, ऐसा नहीं आगा जान, मैं सिर्फ वादा निभाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे कि चाहूँ तो इसे तोड़ भी सकता हूँ। मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा मैं चाहकर भी वादा नहीं तोड़ सकता। आपको मुझसे का उधर याद है जो हमारी हवेली के पिछले शहर में लगा होता है? इसने कदम मुड़कर आगा जान को देखा था। आपको याद होगा, मैंने जब तक यहाँ रहा एक दिन भी इसकी देखभाल में कोताही नहीं की, क्योंकि इसकी देखभाल का मैं वादा कर चुका था। अपना दुख, अपना गम, अपनी भड़ास कुछ भी तर्क में नहीं निकाल सका मैं। इसीलिए तो कहते हैं खुद को वादों की जंजीर में जकड़ना ही नहीं चाहिए। वादे बातों का बहुत से मसाइल पैदा करते हैं। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ी थी। आगा जान ने नजरें फेरी। अब तो कर चुका हूँ वादा, आप कुछ भी नहीं कर सकता। वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे, लेकिन वो इसे तकलीफ भी नहीं देना चाहते थे। वो तो बस अपने लाडले बेटे की निशानी को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहते थे। अब की बात ने बराह रात आगा जान की तरफ देखा। खुदा हाफिज़ कहा था, जवाब में उन्होंने सर हिलाया था। वो आज कोयटा जा रहा था जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। उसने वो जब गाड़ी में बैठने लगा तो उसने ज़ोरा को देखा था, जो मुस्कुराकर उसे हाथ से कोई इशारा कर रही थी। वो जल्दी में था इसलिए इग्नोर कर गया। वो उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद था। उसने सीट संभालते हुए सहाफ़ियों को इशारे से संभाला शुरू करने को कहा था।
वो अपने इलाके में इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था, जिसके लिए इसे पार्लियामेंट से मंजूरी चाहिए थी। इस कंपनी के तहत पहले भी इसने बहुत से प्रोजेक्ट मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन इस बार इसके सामने बाबर खान और कशमाला खान आ गए थे और ऐन मुमकिन था कि ये प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाता। और किसी भी सूरत हाल में ये प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता था, इसे अपनी हार किसी भी सूरत मंजूर नहीं थी। एक साहब के प्रोजेक्ट के तकदा लागत के हवाले से पूछे गए सवाल पर उसने अपने सामने लगी सुर्ख फाइल खोली तो सामने कोरे कागज को देखकर उसे झटका लगा। मुस्कुराहट के लबादे में छुपा गया। उसकी आंखों के सामने ज़ोरा जमाल की मुस्कुराहट और मखसूस इशारा आंखों के सामने लहराया था। उसकी आंखों में चिंगारियां भर गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के काम पर वो होंठ पीछे तेजी से राहदारियां अबूर करता हुआ लिफ्ट तक पहुंचा। लिफ्ट से निकलकर ड्राइवर का इंतजार किए बगैर वो तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी स्टार्ट करके गांव के रास्ते पर डाल दी थी। कौन सी तूफान की तरह हवेली पहुंचा। गाड़ी निकलते हुए इसका दिमाग खोल रहा था। वो मेन रोड से अंदर दाखिल हुआ तो रानिया से टकराती टकराती बचा। उसके पास से गुजरकर वो सीढ़ियों से तरफ बढ़ा तो उसने एक जोरदार टांग मारकर दरवाजा खोला था, लेकिन खाली कमरा देखकर उसका मजीद पारा हाई हुआ। वो फाइल और कोट फेंक कर वापिस नीचे आया। रानिया से जोरा की बाबा पूछा, जिसने उसे बताया कि वो जादू के कमरे में थोड़ी देर खामोश रहकर वो कुछ सोचने लगा। फिर वो एड़ियों के बल घुमा था। रानिया, तुम जोरा को वहाँ से कमरे में भेज सकती हो, इसे मेरे आने के बारे में नहीं बताना। दरअसल बस इसे देखा नहीं ना, तो प्लीज़ तुम इससे किसी बहाने मेरे कमरे में भेज दो। रानी ने हैरानगी से इसे देखकर साबत में सिर हिलाया और दादू के कमरे की तरफ बढ़ गई। हाजिम खान मुतमिन अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। ठीक 10 मिनट के बाद इसे कमरों में चाप सुनाई दी और ग्रिल पर वो कमरे के अंदर थी। जोरा दरवाजे के पीछे खड़े हाजिम खान को नहीं देख सकी। वो जल्दी से ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी। उसके आगे से एक परफ्यूम लेकर जूही सीधी हुई इसे चीज के हाथ में अपने बिल्कुल पीछे हाजिम खान खड़ा नजर आया था। एक पल के लिए इसकी सांस रुक गई थी। अच्छा, तो ये तुम हो जिसने मुझे धोखे से कमरे में बुलाया। तभी तो मैं कहूँ कि रानी को तुम्हारे परफ्यूम खुद भी तो ले सकती है, तो फिर मुझे कहने की क्या जरूरत है। वो बहुत एतमाद से बोलते हुए पलटी थी। हाजिम खान बिगड़े तेवलिए से घूर रहा था। उसने आगे बढ़कर जोरिया को चुटिया से पकड़कर एक झटका दिया। जोरा जमाल, तुमने बहुत बुरा खेल खेला, अब मेरी बारी है। और अगले हीले में एक हल्की सी आवाज़ के साथ जोरा जमाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी लंबी चोटी हाजिम खान के हाथ में थी। उसने अपने सर पर हाथ फिरा तो वहाँ कंधों से नीचे चोटी मौजूद ही नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए तो हाजिम खान को मारने के लिए आगे बढ़ी थी। जोरा बेजानी में तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और पाम रखे खुद को गिरने से बचाने के लिए हाजिम खान को पकड़ा। वो इतना खाने के लिए तैयार नहीं था। इसके पकड़े जाने पर दोनों एक साथ ही नीचे गिरे थे। जोरा जमाल इसका सर जोर से फर्श से टकराया, जबकि हाजिम खान उसके ऊपर गिरा होता। जोरा को अपने सर के नीचे कुछ नरम सा एहसास हुआ। जिसे जोर से वो गिरी थी वैसा इसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। हाजिम खान ने नीचे गिरते हुए अपना हाथ उसके सर के नीचे रख लिया था। हाजिम तो एकदम से उठ खड़ा हुआ, जबकि जोरा बैठकर अपनी कोहनियां सिलाने लगी। फिर से अपने बालों की याद आई और टूटकर कितने आंसू पलकों के बाल तोड़कर गालों पर फिसल आए थे। हाजिम खान पंजू के पल उसके पास बैठ गया। जोरा जमाल, अपनी खैर बनाओ कि वो मेरी ओरिजिनल फाइल नहीं थी, बल्कि कार्बन कॉपी थी। नहीं तो मैं तुम्हारा ना बहुत बड़ा नुकसान कर देना था। मेरे साथ ऐसी दुश्मनी द्वारा मारने के बारे में सोचना भी मैं, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हारी आंख निकाल कर तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा। जोरा ने दानिशा तौर पर जल्दी से हाथ को छुआ। हाजिम खान ने मुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। जोरा जमाल हाथ झाड़ती उठ खड़ी हुई। हाजिम खान, मैंने तुम्हें यही वारन कर दिया था। वैसे भी जो तुम मेरे साथ कर चुके हो ना, वो काफ़ी है। मुझे मजीद डराने की कोशिश नहीं। मैं डरा नहीं रहा जोरा जमाल, मैं सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हाजिम खान के संजीदा अंदाज पर वो खामिश हो गई। बीवी जी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। वो मुलाजमा के पीछे चल पड़ी। सीढ़ियाँ उतरकर वो मेन रोड से बाहर निकलकर बाहर की तरफ मुड़ी। फिर एक दरवाजा खुलकर वो अंदर दाखिल हुई थी। सामने एक बड़ा हॉल था। हॉल की एक साइड से लकड़ी की सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। सीढ़ियों के इन सामने मौजूद दरवाजे की तरफ इशारा करके मुलाजमा मुड़ गई थी। उसने डरते हुए लकड़ी के नक्शों निगार से बने खूबसूरत दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो खुलता चला गया। ये एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसे शायद ड्राइंग रूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक साइड पर रखे आरामदायक सोफे पर एक निहायत रोबदार शख्सियत के मालिक 70-80 साल के बुजुर्ग मौजूद थे। जोहरा ने बुलंद आवाज में सलाम किया। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए आगे बढ़कर उसके गले लगा, उसके सर पर बोसा दिया। जोहरा जमाल ने अलग होते हुए बूढ़े शख्स की तरफ देखा तो उनके आंसू उनकी गाड़ी में जज़ब हो रहे थे। वो इनसे अलग होते हुए मुड़ी तो सामने एक दरमियानी उम्र का आदमी बैठा था। उसे उनकी शक्ल में हाजिम खान की मुस्कान नजर आई। वो भी अपनी जगह से खड़े हो उसके सर पर हाथ रखा और उसे अपने बराबर बिठाया। वो ना समझी तो उनके संजीदा चेहरे को देखने लगी। बेटा, कैसी हो तुम? यहाँ आकर कैसा लगा? जी ठीक हूँ, अच्छे दिन गुजर रहे हैं। बेटा, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। जी। वो थोड़ी देर कुछ सोचने लगी। मेरे वालिद साहब जब मैं 1 साल की थी तो इनकी डेथ हो गई थी। फिर मेरी वालदा मुझे लेकर मेरे ननिहाल आ गई। फिर जब मैं 5 साल की तो मेरी वालदा की दूसरी शादी हो गई। उनकी शादी अपने कज़न फरमान अली से हुई थी। वो मेरी वालदा से मोहब्बत करते थे। फरमान अली की ये पहली शादी थी। मेरी वालदा ने उनसे शादी के लिए शर्त रखी थी, मुझे अपने साथ रखेंगी। फरमान अली इनकी शर्त पर कोई एतराज़ भी नहीं था, लेकिन एक दिन वो ब्रेक के वक्त मेरे स्कूल चले आए। फिर मुझे बताया कि मैं अपनी माँ की खुशियों में रुकावट हूँ, इसलिए मैं खुद ही उनके साथ चलने से इनकार कर दूँ। फिर मैंने इनकार कर दिया और मेरी माँ शादी करके अपने घर चली गई। थोड़ा अर्सा मुझे याद करती रही, फिर अपनी दूसरी बेटियों की पैदाइश के बाद मुझे भूल गई और फिर मैं नानू के घर रहने लगी। मैं बहुत सुकून से रह रही थी कि आपका पोता मेरी ज़िंदगी में किसी लुटेरे की तरह आया और मुझे यहाँ जिंदान में ले आया। वो इन्हें अपने बारे में तफसील इसलिए बता रही थी, मुझे जान करके वह गरीब और बेसहारा लड़की है।
अपने पोते को कहेंगे कि वो इस लड़की को छोड़ दे। आगा जान, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम से कोयटा जाना है। हाजिम खान के वहाँ पर पलटकर उसने देखा था जिसके पास से अपना कोट उठा रहा था। जोरा को देखकर उसने दांत पीसे। मजलूम मुन्ने का ढोंग ना अच्छा कर लेती, अपनी बात कहकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया था। दूर तक उसकी निगाहों ने उसका ताकुब किया। इसके मंदिर से गायब होते ही वो आगा जान की तरफ बढ़ी। उन्होंने इसके सामने एक तस्वीर रखी जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मुस्कुरा रहा था। क्या तुम इसे जानती हो? जोरा ने नफी में सर हिलाया। जी जमाल हाकिम अली खान है तुम्हारा बाप। उसके बाद पर वो नाजमजी से उन्हें देखने लगी। तुम्हारी माँ और बाप दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। जमाल को तुम्हारी माँ से मोहब्बत हो गई थी। तुम्हारी माँ का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। जमाल के ऊंचे स्टेटस से मुतासिर होकर वो भी उसे पसंद करने लगी थी। हमारे यहाँ खानदान से बाहर शादी करने का रिवाज नहीं था, इसलिए मेरे मुखालिफ के बावजूद जमाल ने सानिया से निकाह कर लिया। मैंने उसे हवेली से बेदखल कर दिया था। उससे शादी के बाद कोई ढंग की जॉब भी नहीं मिल सकी थी। 2 साल में ही तुम्हारी माँ के सर से मोहब्बत का भूत उतर गया और वो तुम्हें लेकर उसकी ज़िंदगी से चली गई। वो लुटा हुआ वापस हवेली चला आया था। वो तुम्हारी याद में बहुत तड़पता था, इसलिए जब तुम 3 साल की थी तो रमीज तुम्हें तुम्हारी माँ से छीन कर हवेली ले आया था। लेकिन जमाल का कहना था कि वो बेटी को माँ से जुदा नहीं करेगा और रमीज को कहा कि वो तुम्हें छोड़ा है, लेकिन तुम्हें यहाँ से वापस लेकर जाने से पहले रमीज ने तुम्हारा निकाह आदिम से करवा दिया था। फिर तुम्हें वापस छोड़ते हुए तुम्हारी माँ को बताया था कि तुम हमारी इमानत हो और हम एक दिन इसे लेकर जाएंगे। तुम्हारे नाना ने घर बदल लिया, शहर बदल दिया, लेकिन फिर भी मेरा बेटा पोता तुम्हें ढूंढ कर ले आया। उनकी बातें सुनते जोरा जमाल को लगा था कि किसी ने उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। वो अवनक बनी उनका चेहरा दिखने लगी। फिर एक झटके से वहाँ से उठ खड़ी हुई थी। वो तो खुद को मजलूम समझती थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी जो माँ ने बताया था बस इस पर ही यकीन की लकीर फेर गई थी। वो तो फ़कत एक झूठ था। कभी पलटकर माँ को इतना भी ना पूछा कि मेरे बाप की कोई तस्वीर तो होगी, वो ही दिखा दे। उसने अपने मोटे दिमाग पर कभी इतना जोर ही नहीं डाला। आज की रात उस पर बहुत हावी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी एक मजाक है, लेकिन आज पहली बार उसने अपने आंसू नहीं बहाए थे। वो सुनोते दिमाग के साथ ये सब कबूल करने की कोशिश कर रही थी। जो सब कुछ उसे बताया जा रहा था, क्या वो सच है? उसने खुद को वक्त ये धारे पर छोड़ दिया। वो 8 बजे के करीब नाश्ते के लिए नीचे आए तो ड्राइंग रूम से बहुत सी आवाज़ें आ रही थी। अंदर दाखिल हुई तो बातें करते सब लोग खामोश हो गए। आगा जान, रमीज, ताया, पुप्पो, रानी और हाजिम के साथ एक बहुत ही गिरफ्तुल से खातून मौजूद थी। सर पर दुपट्टा जमाए, कंधे पर चादर डाले। उनकी नज़रें जोरा पर रुक गई थी। ये कौन है? ये जोरा है। रमीज खान के जवाब पर रोमिना खान ने शिकायती नज़र बेटे पर डाली और जोरा से मुंह फेरकर आगा जान की तरफ मुड़ी। आगा जान, ये लड़की यहाँ क्यों आई है? आगा जान ने गुस्से से चम्मच प्लेट पर पटका। क्योंकि ये इसका घर है, ये इस घर की बेटी है। तुम्हें कोई इतराज़ है? वो अपनी रोकदार आवाज़ में बोले। रोमिना खान ने नफी में सर हिलाया और खाना छोड़कर उड़ गई। जोरा के पास से गुजरते नजर पर डाली और बाहर निकल गई। जोरा खान के बराबर वाली सीट पर बैठी तो सबसे एक्सक्यूज करता हुआ आजिम खान उठ खड़ा हुआ। कमरे में से कुछ होता आजिम खान सर झुकाए बैठा था, जबकि रोमिना खान गजब की तस्वीर बनी हुई थी। मुझे बहुत अफसोस है आजिम खान कि मैंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया, जिसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई हो। तुम इस लड़की को ढूंढकर इस घर में ले आए हो। जानते हो ना इसकी माँ ने क्या किया था? माँ, जानता हूँ। अब इस माँ की बेटी को ही हिसाब देना पड़ेगा। मेरी माँ और मासी के एक आंसू का हिसाब लूँगा मैं इससे। आप फिक्र ना करें, मैं कुछ सोच कर ही इसे इस घर में लाया हूँ, बस आप टेंशन ना हो। इसकी बात सुनकर वो कुछ मुतमईन हुई थी।